वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट्सों में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 बजे हम मिलते हैं और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 4 सवालों पर चर्चा करते हैं और उसमें 40 बातों का उल्लेख होता है। ये 40 बातें जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, ऐसी 40 बातें जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं। मेरा उद्देश्य यही होता है कि अलग अलग टॉपिक के ऐसे सवालों को मैं शामिल करूं जिसकी व्याख्या में मैं ऐसी बातें आपको बता सकूं जो ज़रूरी हों, जिनकी प्रैक्टिस से आपके एग्ज़ाम में सवाल बन सकें, जिनकी प्रैक्टिस से आपको संभावित सवाल पता चल सकें, पॉसिबल क्वेश्चंस पता चल सकें, जिनकी प्रैक्टिस से आप अपनी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना सकें। मेरे भाइयों, मैंने आपसे 60 से 70 मिनट मांगा है। मेरे 2 क्लासेस इस समय चल रहे हैं यूट्यूब पर। एक तो आप ये देख रहे हैं क्या, 7 AM पे आपका आता है 20 मिनट शो, ठीक है। इस 20 मिनट शो में मैं 4 सवालों के साथ 40 बातें आपको बताता हूँ। किसी भी स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज की परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रैक्टिस सेशन है। इसके साथ ही साथ मैं 8 PM पर रोजाना मेरी एक थ्योरी क्लास चलती है जो कि लक्ष्मीकांत की क्लास है, ठीक है। लक्ष्मीकांत शो है। इसमें मैं पूरी की पूरी कंप्लीट पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी। कंप्लीट पॉलिटी का मतलब ये है कि अगर आप प्रीलिम के लिए पूरी की पूरी पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, अपने भीतर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं, तो इस शो को आप ज़रूर देखिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि पूरी की पूरी कंप्लीट लक्ष्मीकांत को लेकर आपके भीतर एक बेटर अप्रोच क्रिएट होगा और पॉलिटी को मैं अपनी भाषा में पढ़ा रहा हूँ, इससे आपके भीतर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो लगभग 50 मिनट का ये सेशन होता है, 20 मिनट का ये है, तो लगभग 70 मिनट अगर आप डेली मेरे साथ यूट्यूब पर देते हैं तो मेरा दावा है कि जब आप सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो खुद ही इस बात को महसूस करेंगे कि आपने कुछ पढ़ा है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है, ठीक है। अगला, राज्यपाल स्वतंत्र रूप से शक्तियां प्रयोग करता है, यानी इंडिपेंडेंटली अपनी पावर का यूज राज्यपाल करता है, ठीक है। तो देखिए, समझते हैं जरा सा। यदि आप राज्यों की बात करें, भारत में राज्यों की बात करें, तो आप जानते हैं कि भारत देश में भी केंद्र और राज्य दोनों जगह संसदीय प्रणाली है, यानी दोनों जगह आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम नजर आएगा, ठीक है। दोनों जगह आपको संसदीय प्रणाली यानी दोनों जगह पार्लियामेंट्री सिस्टम नजर आएगा। और संसदीय प्रणाली में मेरे भाइयों डुअल एग्जीक्यूटिव होती है, यानी संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। डुअल एग्जीक्यूटिव मीन्स दोहरी कार्यपालिका संसदीय प्रणाली में होती है। एक कार्यपालिका होती है जिसे आप कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मीन्स नाम मात्र की कार्यपालिका। और दूसरी होती है रियल यानी वास्तविक कार्यपालिका। प्रांतों में आप देखेंगे तो सारा शासन संबंधी समस्त कार्य राज्यपाल के नियम पे किया जाता है। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर है, लेकिन गवर्नर इन कार्यों को मंत्रिपरिषद यानी राज्य मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, इसकी सलाह पर करता है। यानी राज्य में, प्रांतों में सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसी बातें जो गवर्नर का विवेक है, विवेक उसका बेटा नहीं है, विवेक का मतलब जो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से फ्री होकर करता है, यानी जो वो मंत्रिपरिषद से फ्री होकर करता है, ऐसी बातें जो राज्यपाल का विवेक है, उनको छोड़कर बाकी सभी शक्तियों का इस्तेमाल राज्यपाल किसकी सलाह पर करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेगा। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट है, वैसे यहाँ पर प्रांतों की बात, यहाँ राज्य शब्द का अर्थ देश नहीं है, यहाँ राज्य शब्द का अर्थ प्रांत है। तो ये प्रांतों का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यदि आप पढ़ते हैं तो 154 क्या कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में होगी, यानी ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रोविंसेस गवर्नर में वेस्टेड होगी। और इसका प्रयोग बाई कॉन्स्टिट्यूशन या तो वो स्वयं या अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर यानी अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है। गवर्नर एक्सरसाइजेस पावर इंडिपेंडेंटली। गवर्नर स्वतंत्र रूप से शक्तियां प्रयोग करता है? नहीं, गवर्नर सारी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं करता। हाँ, ये बात जरूर है कि गवर्नर के पास कुछ सिचुएशनल डिस्क्रेशन है, यानी कुछ परिस्थिति जन्य विवेक है, यानी कुछ परिस्थितियां बनती हैं जब उसे अपने विवेक का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। जैसे
सरकार के पास बहुमत न हो, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी न मिले, तो किसी इनवाइट करना है सरकार बनाने के लिए। और दूसरा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशन है गवर्नर के पास, संवैधानिक विवेक, यानी संविधान के द्वारा उसे कुछ विवेकाधीन शक्तियां मिली हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट भेजना, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व करना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, पहला स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है, मिनिस्टर और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर। मंत्री सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। यानी जो ये मिनिस्टर्स हैं, यानी मंत्री हैं, ये सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि मिनिस्टर आर अपॉइंटेड ऑन सीएम से एडवाइस, यानी मंत्री सीएम की सलाह पर नियुक्त होते हैं। तो देखो एक बात समझिए, केंद्र में मंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राज्य में मंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन बनता है? मुख्यमंत्री। अगर आप आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद की बात करता है, और 164 मंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करता है। तो कौन मुख्यमंत्री बनता है? तो भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। पहली लाइन 164 की, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, यानी सीएम को गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो कौन होगा सीएम? सीएम वो बनता है जो बहुमत दल का नेता है। बहुमत दल का नेता का मतलब ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसे मेजोरिटी मिलती है, ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जिसे बहुमत मिलता है, उसके बहुमत वाले मेंबर जिसे अपना नेता चुनते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। ठीक है, 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं विधानसभा की। मान लीजिए कोई ए पार्टी है, ए पार्टी ने 300 सीट जीती। अब ए पार्टी ने 300 सीट जीती, यानी 300 विधायक जीते। अब ये 300 लोग जिसे अपना नेता चुनेंगे उसे हम कहते हैं बहुमत दल का नेता, और वही बहुमत दल का नेता मेजोरिटी दिखा सकेगा, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार चलाने के लिए बहुमत होना जरूरी है। अगर हाँ, इफ़ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तो गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं, मेजोरिटी गयो तो सरकार गयो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है ना। तो देखिए, गवर्नर मुख्यमंत्री को अपॉइंट करेगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जो बहुमत दल का नेता होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब मुख्यमंत्री जिसे जिसे कहेगा, मुख्यमंत्री जिसे जिसे कहेगा वही मंत्री बनेंगे। तो मिनिस्टर आर अपॉइंटेड ऑन द सीएम एडवाइस, यानी मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त होते हैं, ये बात ठीक है। अब यहाँ उत्तरदायित्व की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेरे भाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे प्रमुख फीचर, मैंने कई बार आपको बताया है कि मुझे भूल जाना लेकिन इसे मत भूलना, डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये संसदीय प्रणाली का सबसे प्रमुख लक्षण होता है, जिसे आप कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। केंद्र में अगर आप देखते हैं तो केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, यानी मंत्री परिषद तभी तक है जब तक उसका लोकसभा में बहुमत है। अगर बहुमत गयो तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाएगा, यानी पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। राज्य में यदि आप देखें तो राज्य में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विधानसभा के प्रति, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अभी इस समय राज्य में मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसका विधानसभा में बहुमत है, यानी योगी जी की मंत्रिमंडल तभी तक है जब तक विधानसभा में बहुमत है। बहुमत गयो तो सरकार गयो। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यों में विधानसभा के प्रति, माफ कीजिएगा, सामूहिक रूप से, सामूहिक का मतलब ये है सबको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर बहुमत गया तो मंत्रिपरिषद राज्यों में सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, केंद्र में सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर व्यक्तिगत बात की जाए तो केंद्र में मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और राज्य में मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो यहाँ सवाल क्या लिखा हुआ है? मंत्री सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति, गलत हो जाएगा, सामूहिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड इज योर राइट आंसर। ठीक है,
आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पंचायत है बट टेन्योर ऑफ 5 ईयर। नेक्स्ट कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग, क्या राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है? पंचायत से रिलेटेड बोला जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंचायत का चुनाव कराता है। देखो यहाँ पंचायत से रिलेटेड ये सवाल है। आप जानते हैं कि पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। इसे पूर्णतः लागू किया गया 24 अप्रैल 1993। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम एक दिवस मनाते हैं और उस दिवस को हम लोग पंचायत दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, पंचायत दिवस के नाम से जानते हैं। 24 अप्रैल को हम एक दिवस मनाते हैं, दैट इज योर पंचायत दिवस। ध्यान रखिए कि भारत देश में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला और इसके द्वारा दो तरह के प्रावधान किए गए। एक तो ऐसे प्रावधान किए गए जिसे हम कहते हैं अनिवार्य प्रावधान यानी कंपलसरी प्रोविजन। एक ऐसे प्रावधान किए गए जो विवेकाधीन थे, जो राज्य के लिए राज्य की इच्छा पर थे। तो अनिवार्य प्रावधानों में एक अनिवार्य प्रावधान ये भी किया गया है कि जो पंचायतों का कार्यकाल होगा वो 5 ईयर होगा, यानी 5 साल का होगा। 5 साल का पंचायतों का कार्यकाल होगा, जिसमें यदि पंचायत बीच में भंग हो गई तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। तो पंचायतों का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर का होता है। कब से काउंट होता है? हमेशा ध्यान रखना कि किसी हाउस का टेन्योर पहली बैठक से काउंट होता है, पहली बैठक से। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ से, उपराष्ट्रपति का शपथ से, गवर्नर का शपथ से, लेकिन लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग से, विधानसभा का फर्स्ट मीटिंग से, पंचायत का प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम बैठक से 5 वर्ष का। बीच में भंग हो गई अगर पंचायत तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। ठीक है, तो ये आपका पंचायतों का कार्यकाल 5 साल। देखो चुनाव की यदि आप बात करें तो हमारे भारत देश में राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव इंडियन इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन पंचायतों का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन है, और पंचायतों का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, यानी पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका सही हो जाएगा। पंचायत का चुनाव इंडियन इलेक्शन कमीशन कराता है, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 शेड्यूल कंटेन्स 29 सब्जेक्ट, यानी 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये विषय पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। विषयों का हस्तांतरण अनिवार्य है, यानी डेवोल्यूशन इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट। विषयों का हस्तांतरण दैट मीन्स कि ये जो विषय हैं 29 सब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट की बात यहाँ पर की जा रही है, इज मैंडेटरी। ठीक है, विषयों का हस्तांतरण क्या है? अनिवार्य है। तो एक बात समझिए जरा सा, इस बात को थोड़ी देर ध्यान दीजिएगा तो आप ये बात समझ जाएंगे। मैंने अभी एक बात आपको बताई थी, एक बार फिर से बताता हूँ कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आप ये देखेंगे कि भाई दो तरह के प्रावधान किए जाएंगे। एक तो प्रोविजन किया जाएगा जिसे आप कहेंगे अनिवार्य प्रावधान, यानी ये राज्य के लिए अनिवार्य होगा। जैसे त्रिस्तरीय पंचायत, 3 टियर पंचायत, गांव के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, ठीक है, जिला के लेवल पर। ऐसे राज्य जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है वो ब्लॉक वाली हटा सकते हैं। ठीक है, और ग्राम सभा का गठन, गांव के ऐसे लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उनको मिला के एक सभा बनती है जिसे ग्राम सभा कहते हैं, अनिवार्य है। पंचायत का कार्यकाल 5 ईयर होगा, 5 साल होगा, अनिवार्य है। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर होगी, 21 साल, अनिवार्य है। पंचायत अगर भंग हो गई तो डिसॉल्व हो गई यदि पंचायत, तो 6 महीने में चुनाव कराना है, ये भी क्या है? अनिवार्य है आपका। साथ ही साथ पंचायतों में महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। वीमेन रिजर्वेशन यानी महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, अनिवार्य है। SC ST रिजर्वेशन जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा, अनिवार्य है। चुनाव के लिए 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग, अनिवार्य प्रावधान है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी कि राज्य वित्त आयोग फाइनेंशियल सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए अनिवार्य है। तो ये कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा क्या है? अनिवार्य है।
अब ऐसे प्रावधान जो ऐच्छिक हैं, राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं, ठीक है, डिस्क्रेशनरी हैं, तो उनमें हो जाएंगे भाई ओबीसी रिजर्वेशन राज्य की इच्छा पर है। ये जो 29 विषय 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं वो आज भी सभी सब्जेक्ट को पंचायतों को ट्रांसफर नहीं किया गया है। विषयों का हस्तांतरण राज्य विधानमंडल के ऊपर निर्भर करता है। विषयों का ट्रांसफर होना स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य विधानमंडल के ऊपर निर्भर करता है। तो विषयों का हस्तांतरण ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। साथ साथ टैक्स लगाने की शक्ति देना, ठीक है, कर लगाने की, करारोपण की शक्ति देना, ये ऐच्छिक प्रावधान में आता है। ठीक है, जिला पंचायत स्तर पर विधायक सांसद को सदस्यता देना, ये ऐच्छिक प्रावधान में आता है। महिला आरक्षण 1/3 से बढ़ाना, 1/3 से महिला आरक्षण बढ़ाना, ये ऐच्छिक प्रावधानों में आता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है कि 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। ये विषय पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। विषयों का हस्तांतरण अनिवार्य है, सभी विषयों का, ये गलत हो जाएगा, अनिवार्य नहीं है, ये राज्य की इच्छा पर है। ये राज्य विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर करता है कि विषयों का हस्तांतरण किया जाए या विषयों का हस्तांतरण न किया जाए। ठीक है, और कौन से विषयों का हस्तांतरण किया जाए ये उसी की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा मेरे भाई। आप फर्दर अपडेट्स के लिए आप यहाँ पर टेलीग्राम ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आप डायरेक्ट मुझसे भी सवाल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करेंगे, स्कैन करके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जब आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर्सनली मुझे मैसेज करने का ऑप्शन आता है, कोई दिक्कत हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आजकल तो ज़माना ही सोशल मीडिया का है, तो यहाँ भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम है भाई, आजकल तो रील देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे ख़त्म ही नहीं होता है ना। दिन भर रील देख रहे हैं, पता चला शाम को फिर वही पहली वाली आ गई जो सुबह देखे थे। इसके साथ साथ यदि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं तो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो जाइए स्टडी आई क्यू पर, गूगल पे लिखिए स्टडी आई क्यू। अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा, www.studyIQ.com, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जब आपने क्लिक किया तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिख के आ रहा है, स्टेट पीसीएस, है ना। ये देखो, स्टेट पीसीएस पे आपने क्लिक किया। स्टेट पीसीएस पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करिए उत्तर प्रदेश पर। ध्यान रखें मेरे भाई, इस समय हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर 77% का डिस्काउंट चल रहा है। फिर से ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस के मौके पर इस समय हमारे यहाँ 77% का, अप टू 77% है, ठीक है, अप टू 77% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, और ये 27 जनवरी तक आपका ये डिस्काउंट रहेगा। अगर आप इस डिस्काउंट का लाभ उठाइए और डिस्काउंट का लाभ उठा के एनरोल कर सकते हैं। एक विशेष बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बैचेज हैं, जैसे आप कंप्लीट प्री और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास है आरंभ 18.0। यदि आप सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास है आलेखन 2.0। यदि आप सिर्फ प्री ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव कोर्स 2026। यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपके पास है यूपी पीसीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2026। ठीक है, आरंभ 18.0 में यदि आप इनरोल करना, हाँ एक बात और कि आरंभ 18.0 में पॉलिटी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पहले ही इस बात को सूचित कर देता हूँ कि जिस बैच में मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ या जिस बैच में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए, ये है उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन आरंभ बैच। ठीक, इसमें दो तरह के बैचेज होते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में आपको सारी 1100 प्लस घंटे की क्लास मिलती है, मेंटोरशिप, करंट अफेयर मैगजीन, 2 साल की वैलिडिटी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री। और प्लेटिनम में गोल्ड वाला सब मिलता है, साथ ही साथ एक फाउंडेशन, एक प्री, एक मेंस का बैच एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी का बैच एक्स्ट्रा, किताबें आपके घर जाती हैं, 4 साल की वैलिडिटी होती है। तो आप यहाँ पर बाई नाउ पे जाइए, मोबाइल नंबर इंटर करिए, ओटीपी इंटर करिए, यहाँ कोड लगाने का ऑप्शन आएगा। रिपब्लिक कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको कम डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर आप ये कोड लगा देंगे VL Live तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 16,999 रुपये का डिस्काउंट आपको मिला प्लेटिनम पर, और गोल्ड पर भी आपको ऐसे ही अप टू 77% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से आप बैचेज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मोटाइए। मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी, यानी स्वस्थ रहना है। नमस्कार।